बच्चों, मैं वापस से नीरज आपके सामने पॉलिटी की अगली अध्याय के साथ हाजिर हूं और इस उम्मीद के साथ हूं कि आपकी जो ये दिन प्रतिदिन की जो उत्साह है ये और बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि सितंबर लास्ट वीक में आपका एग्जाम है और सिर्फ जुलाई और अगस्त ये 2 महीनों का गैप है। तो एक एग्जाम में अगर आपको 4600 ग्रेड पे मिल रही है तो मैं बोलूंगा पूरी जीनो जान से जितनी उम्मीद हो सके इस उम्मीद के साथ करो कि आने वाले जिस दिन पेपर आपका हो उस दिन 150 में 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ और घर आते ही बोल दो कि मेरी एक नौकरी फिक्स है और मेरा लाइफ बदलने वाला है। क्योंकि अब तक जितनी भी मेहनत आपने की है उसका फल आपको जल्द से जल्द मिलेगा और जब आप उस गाड़ी पर बैठ के सचिवालय जाओगे तो उसकी फीलिंग एक अलग होगी। तो आइए इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम अपने अगले अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने पहले 1781 का जो एक्ट था उसको पढ़ा था। अब उसमें क्या क्या कमियां रही थी वो हमने पढ़ा। अब उसमें सुधार करके जो 1784 में एक्ट लाया गया जिसको पीट्स का इंडिया एक्ट भी कहते हैं, उसमें कौन कौन सी बातों को ऐड किया गया उस चीज को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में ऐसा क्या था, आइए पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम में जो मेन बातें कही गई थी वो था कि राजनीतिक और जितने भी कॉमर्शियल ट्रेड थे उसको अलग कर दो। सबसे पहली बात कि राजनीतिक और जो कॉमर्शियल ट्रेड थे, वाणिज्यिक एकाधिकार जो थे, उसको चेंज कर दो अलग अलग, ताकि जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक जो वर्क है, पॉलिटिकल सिस्टम का जो वर्क है, वो बिजनेस को हैम्पर ना कर पाए। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी तो यहां पर आने का जो उसका मेन उद्देश्य था वो क्या था, वो था बिजनेस। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से या यूं कहें भावनाओं के हिसाब से जो कंपनी आई थी बिजनेस करने, अब वो पॉलिटिकली चीजों को भी देखने लगी। तो 84 में जो सबसे पहला काम किया गया वो था पॉलिटिकल सिस्टम और कॉमर्शियल सिस्टम को अलग करना, यानी इन सब का जो काम हो वो किसी को भी हैम्पर ना कर पाए, यानी अलग अलग राजनीतिक और वाणिज्यिक एक जो काम थे इसको अलग अलग क्या किया गया, बांटा गया, पृथक पृथक बांटा गया। साथ ही साथ निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अंदर या अधीक्षण की अनुमति दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन का नियंत्रण जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही रहा और एक नया कमिटी बनाया गया। ठीक है, और इस तरह से यहां पर द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई। इस लाइन को मैं अच्छे से समझाता हूं, बट उसको समझने से पहले ये चीज दिमाग में डाल लो कि कंपनी ने सबसे पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत कब की, तो याद रखना 1784 के एक्ट से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की व्यवस्था सबसे पहले 1784 एक्ट में होती है, जब कंपनी के व्यापारिक जो मामले होते हैं उसकी अनुमति मिलती है, लेकिन साथ ही साथ जो राजनीतिक मामले होते हैं उसको हैंडल करने के लिए एक नया कमिटी बनाया गया। यानी पहले हमने क्या पढ़ा कि वाणिज्य को राजनीतिक मामलों के साथ अलग किया गया, ठीक है, और राजनीतिक मामलों को हैंडल करने के लिए एक नया कमिटी बनाया। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके लिए भी क्या बनाया गया, एक नया कमिटी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके अलावा एक नया कमिटी आता है पॉलिटिकल सिस्टम को देखने के लिए। ऐसा इसलिए कि जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी वो व्यापार पर भी अपना जो ध्यान है वो रख सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम ही उलझे हुए रहे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार को टैक्स भी तो देना है, ट्रेड भी तो करवाना है। तो जो नीतियां हैं अगर ऐसी हो कि कामों को अलग अलग रूप में बांट दिया जाए तो वो ज्यादा असरदार होती है। इसीलिए यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अलावा एक नया निकाय भी बनाया गया,
पॉलिटिकल सिस्टम को देखने के लिए। और दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब क्या, कि जो भी अब डिसीजंस होंगे, चाहे वो वाणिज्य से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड हो, वो इन दो बोर्ड से होकर के गुजरेंगी। ठीक है, यानी इन दो आयोगों से होकर के गुजरेंगी, इसीलिए इसको द्वैध शासन कहा गया। कहीं कहीं पर आप ये भी सुनते हो कि ब्रिटेन की सरकार ने जो हस्तक्षेप डायरेक्ट दिया था सरकार को, भारत में जो थे लोग, वहां से उसको काट करके एक मीडिएटर भी रखा था। तो वो मीडिएटर कौन है, यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी अगर आप इसको समझना चाहो तो आप ऐसे समझो। कैसे समझे सर, ऐसे समझो, कैसे, ध्यान से देखना। ये है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि ब्रिटेन में रह करके शासन कर रहा है। ठीक है सर। अब जो था, सबसे पहले जो गवर्नर थे आपके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल, ये जो थे ये चीजों को हैंडल करते थे। कब, 1773 के एक्ट तक इनकी जो कमेटी होती थी वो डिसीजंस लेते थे और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे ब्रिटिश से। अभी इसमें एक बीच में आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन आ गया, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था अब इन सारी चीजों को हैंडल करने लगा और अकॉर्डिंग टू द इनकी परमिशन से गवर्नर जनरल जो है रूल्स अपने हिसाब से नहीं बना पाते थे। ठीक है, तो जो भी ये नियम बनाते थे वो कहां आता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां से जब वेरीफाई होकर फिर वापस जाता था तब ये इंप्लीमेंट होता था। तो इसी को कहा जाता है दोहरी शासन व्यवस्था। क्या कहा जाता है, दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रख सके। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इतना पावर दिया गया कि ये अगर चाहे तो भारत में नागरिक से रिलेटेड जो मामले हो, सेना से रिलेटेड जो मामले हो या राजस्व से रिलेटेड जो मामले हो, या सिंपल यूं कहें कि जुडिशियरी सिस्टम को छोड़ करके सिविल सिस्टम, फोर्स वाला या फिर रेवेन्यू वाला जितने भी मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में थे। यानी इनको इतना पावरफुल बनाया गया कि जब तक ये वहां से अप्रूव ना करेंगे तो गवर्नर साहब भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसी को कहा गया दोहरी शासन व्यवस्था। ऐसा इसलिए लाया गया कि शक्तियों का जब बंटवारा होने लगा तो भ्रष्टाचार कम हुआ, बट वो इतने लेवल पे कम नहीं हुआ कि अभी जो जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो सके। तो उस चीज को करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने ये पाया कि उनको इनडायरेक्टली जो है हस्तक्षेप करना पड़ा और तभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ताकि जो राजनीतिक करण है, राजनीतिक जो चीजें वहां पे इन्वॉल्व हो रही थी ये कॉमर्शियल सिस्टम से, उसको अलग किया जा सके। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब बनाया जाता है तो गवर्नर को इनके अंदर रखा जाता है कि ये अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस पर क्या ले सकता है, रीस्टे ले सकता है कि हाँ आपने ये जो किया है ये सक्सेसफुल नहीं है तो आप इसको अब हटाओ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल के सामने आती है कि द्वैध शासन, याद रखना द्वैध शासन, ये जो द्वैध शासन है ना, ये सबसे पहली बार द्वैध शासन जो है ये सबसे पहली बार 1784 के एक्ट में आती है, याद रखना। और ये जो द्वैध शासन में इसमें कौन आ जाता है, तो आ जाता है BOC, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जो चीजें हैं वो अब कैसे पॉलिटिकली सिस्टम में ऐड होगा और कैसे एक संविधान का जो आधार है वो धीरे धीरे तैयार होगा। ठीक है, तो याद रखना इस अधिनियम के दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाया। यानी पहले जो था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र अधिकार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 84 के एक्ट के बाद से ये ब्रिटिश आधारित या ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र माना गया, ब्रिटेन का आधिपत्य माना गया। यानी हम ब्रिटेन के गुलाम माने गए, ब्रिटेन का शासित क्षेत्र माना गया। कब? 1784 के इस पिट्स इंडिया एक्ट से।
जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र अधिकार था। ठीक है। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। कैसे? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी वो ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसके हिसाब से काम करती थी। और इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के काम से जब वो हिसाब से काम करती थी तो अब जो सारा अधिकार था वो कहां चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी अब जो यहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो अपने हिसाब से, अपनी कमिटी के हिसाब से काम नहीं कर सकते थे। जो प्रपोजल ये लोग भेजते थे वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल से वो वेरीफाई होता था कि लागू करना है या नहीं करना है। यानी यहां से दो चीज, पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्राधिकार था वो अब ब्रिटिश शासन माना गया, ब्रिटिश शासित भारत माना गया। ठीक है। और वहां पर सीधा नियंत्रण जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो गया। कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो ये दो बात एग्जाम में पूछेगा कि पहली बार भारत में दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू होती है? तो 84 का एक्ट। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्राधिकार था उसको ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र कहा गया, 1784 का एक्ट। दूसरी बात, किस शासन अधिनियम से ब्रिटेन की सरकार ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया? तो 1784 का एक्ट, 1784 का एक्ट। और वो कौन नई कमेटी बनाई गई जिससे ब्रिटेन की सरकार ने भारत में जो शासन चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर नियंत्रण हासिल किया? तो याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। यानी एग्जाम में यहां से 4 क्वेश्चन यही बनेंगे, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके जस्ट बाद यानी 84 के एक्ट के बाद जो है एक नया प्रोविजन ठीक 86 में भी, यानी ठीक 2 साल के बाद लाया गया। और ऐसा क्यों हुआ कि सर 73 के बाद 81 में आया, इसके ठीक 3 साल के बाद एक आया और फिर उसके 2 साल के बाद आया? मैंने क्या कहा, ये वो दौर था जब चीजें जो है बहुत बहुत मतलब तेजी से बदल रही थी। इतनी तेजी से बदल रही थी कि राजनीतिक समीकरण से लेकर के वाणिज्यिक समीकरण जो था वो भी बदल रहा था। इस दौर में जो बदलाव था इसको कम करने के लिए या स्टेप बाय स्टेप अपनी शासन को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने समय समय पर अध्यादेश जारी किए ताकि वहां पर जो शासन है, ब्रिटेन की सरकार का जो शासन है वो और ज्यादा क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो कहीं ना कहीं जो हम 1786 का एक्ट देखते हैं या एक्ट ऑफ 1786 देखते हैं उसके मेन रीजन यही होते हैं। ठीक है। तो आइए 1784 के बाद 86 में ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और वो स्टेप्स जो थे वो कितने सक्सेसफुल होते हैं और उसके बाद जो अगला अध्यादेश आता है उसमें क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। बच्चों एक चीज याद रखना कि मैंने पार्लियामेंट का स्टार्टिंग से शुरू किया है कि क्या क्या पृष्ठभूमियां रही, कौन कौन से ऐसे अध्यादेश रहे जिसने भारत में संवैधानिक विकास का मील का पत्थर साबित किया खुद को। और जब 1935 के अधिनियम तक हम जाएंगे और उसके बाद जब हमारा देश आजाद होगा और जब हमारा संविधान बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आज जो हम संविधान देखते हैं उसका आधार है, या यूं कहें कि उसकी जो शुरुआत थी यहां से होती है और आज हम जहां पर हैं वो एक कंप्लीट जर्नी है। तो आप इसको ये मत समझो कि ये बेकार है या ये एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल यहां से चीजें आएंगी और बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको क्या बताया था उस दिन कि 5 से 7 ही क्वेश्चन क्यों ना आए, बट वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। और 1 नंबर जो है आपको अप एंड डाउन करने के लिए बहुत है, तो चीजों को लाइटली मत लेना। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को भरोसे के साथ पढ़ना और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे इस भरोसे के साथ रहना। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।
यानी यहां पर गवर्नर साहब जो थे वो अब बदल जाते हैं और किसको बना दिया जाता है, कॉर्नवालिस साहब को। कॉर्नवालिस साहब जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं तो उस गवर्नर जनरल के दौरान उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं होती हैं, और जैसे ही वो यहां पर आते हैं तो जब वो चीजों को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सुधार का जो एक रोड मैप है वो भेजते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं बदलती हैं। जो 84 में डाला गया था उसके बाद अभी 86 का जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अलग होगा, और कितना अलग होगा वो अब हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी। पहला शर्त, उसने बोला कि ठीक है मुझे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है, मैं बनूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से काम करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा, आपकी नियम भी मैं मानूंगा, पर मेरे कुछ नियम हैं, 2 शर्तें हैं, आप इसको मान लो तो मैं शासन करने के लिए रेडी हूं, मैं पद को जो है वो लेने के लिए रेडी हूं, और आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उस चीज को भी मैं पूरा करने के लिए तत्पर हूं। अब वहां के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर्स थे, कमिटी थे, वो सोचने लगा रही है इसको तो गवर्नर जनरल हमने बनाने का बात किया, अब ये 2 शर्त क्या रखेगा, ऐसा मत हो कि कुछ ऐसा मांग ले जिससे सारा स्ट्रक्चर ही बदल जाए। तो आइए उस 2 शर्तों को पढ़ते हैं। पहला, उसने विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। पहला शर्त रखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर कुछ ऐसा बात रखे जो मुझे लगे कि यार मानना जरूरी नहीं है तो मैं उसको नहीं मानूंगा, ये अधिकार पहले मुझे दो, जो कि पहले नहीं था। लेकिन जब 2 साल का कार्यकाल उसने देखा, जब वो पद पर आया, देखो कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा यहां पे मैं बता दूं। कॉर्नवालिस जो था एक नॉर्मल सेना था, बट उसके कार्यों को देखते हुए एक क्लर्क के पद पर वो ज्वाइन किया था, बट उसके काम को देखते हुए और उसका जो बंगाल में जो शासन हुआ था, बंगाल का जब उसको सारा चीज देखा गया था, तो उसके बाद उसको इसके कार्य बल या उसकी क्षमता के आधार पर यह पद उसको दिया गया था। तो वो बेवकूफ तो था नहीं, वो सारी चीजों को जमीन के स्तर से देख रहा था कि कहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या डिसीजंस लेता है, कहां पर गवर्नर जनरल तो पहले वाले थे वो काम नहीं कर पा रहा था, और क्या क्या चीजें थी उसने बहुत नजदीक से देखा था। इसीलिए जब उसको ये पद दिया गया ना, तो इस पद को जब वो दिया गया तो उसने 2 शर्तें रखी कि पहला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी चीज बोले मैं उसको मानूं, मैं उसको डिनाई भी कर सकता हूं। और अच्छी बात रही उसने ये चीज पहले रख दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई बात बोले तो मैं उसको मानूं ही। ठीक है। दूसरा, सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी उसी को दिया जाए। यानी इसने क्या किया, सेना का जो कंट्रोल है, कॉर्नवालिस साहब ने सेना का जो कंट्रोल है वो अपने अंदर ले लिया। ठीक है। और किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी जगह को चलाने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिटिकल पावर और दूसरा है सैन्य पावर। और ये दोनों चीजें अब कॉर्नवालिस के पास थी। अब वो अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता था और शासन कर सकता था। इसकी ये 2 शर्तें इस आधार पे मानी गई कि अंत में ये ब्रिटिश सरकार को क्या देगा, प्रॉफिट देगा। यानी इसका जो भी काम होगा वो ब्रिटिश सरकार के प्रॉफिट के लिए ही होगा। अगर ये प्रॉफिट इसको नहीं मिला, ब्रिटेन की संसद को नहीं मिला या ब्रिटेन की संसद को नहीं दिखा, तब ये जो अधिकार है ये इनसे वापस ले लिए जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, ये ऐसा अधिकारी था जिसने ग्राउंड लेवल पर चीजों को देखा था। ठीक है। और इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। ठीक है। मतलब ये 2 चीज तो इसने मान लिया कि चलो ठीक है मैंने दे दिया,
लेकिन इस एक्ट में एक चीज और डाला गया कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वहां पर जो सरकार है उस पर भी नियंत्रण बहुत ज्यादा यहां से हो गया। यानी कुछ कुछ चीजों में जो उनको फ्रीडम थी वो हटा करके नियंत्रण को और कस के पकड़ दिया गया, ठीक है, ताकि ये जो है ओवरऑल अपना काम आसानी से कर सके। ये है हमारे कार्नवालिस साहब, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनका हेयर स्टाइल पे मत जाइएगा, ये बहुत तेज तरार बंदे थे, ठीक है, बहुत ही तेज तरार बंदे थे। ऐसे ही इन्होंने आते ही हाथ और पैर अपना जो है नहीं बना लिया, ठीक है। ये दो ऐसी शर्तें थी कि उस समय की बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी एक बार सोचने लगी यार मैंने किस बंदे को गवर्नर जनरल का पद दे दिया है, ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर ही हावी हो जाए, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो शर्त इन्होंने मांगी उसको माना गया और जो शर्त इन्होंने दिया था कि मैं आपको प्रॉफिट दूंगा वो किया। और कार्नवालिस का जो दौर होता है ना वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि गोल्डन इरा था ब्रिटेन की सरकार के लिए, भारतवासियों के लिए नहीं, ठीक है। तो इसने भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी इस 1786 के एक्ट में क्या किया गया कि जो ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वाणिज्य अधिकार था ना उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, कि जाओ तुम लोग 20 साल तक और शासन करो, मतलब व्यापार करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने और बोला यहां पर कि सबसे बड़ी बात कि बंगाल के गवर्नर जनरल को और मजबूती दिया गया। कैसे? तो बंबई और मद्रास के प्रांत में जो कानूनी शक्तियां थी उसको और कंट्रोल में लाया गया। तो वो कंट्रोल में लाया गया किसके? तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अंदर, क्योंकि सारा जो केंद्र का पावर था वो तो उसी के पास था और ये दोनों उसी के अंदर में काम कर रहे थे, तो उसको और क्या किया गया? कॉम्पैक्ट किया गया। कुल मिलाकर के कार्नवालिस साहब को और मजबूती प्रदान किया गया कि जाओ तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन लिमिट में, और हमको प्रॉफिट जरूर देना, अदरवाइज फिर तुम समझ लेना। साथ ही साथ इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। यानी गवर्नर जनरल जो है वो सेना में या सेना के डिसीजन में पद होगा या फिर उसके काउंसिल में उसका पद होगा, इस चीज को उसने खत्म कर दिया और सारा अधिकार भाई साहब इन्होंने ले लिया। मतलब जो बंगाल के गवर्नर मद्रास और बंबई के जो गवर्नर वाले पद थे ना वो भी सेना के काउंसिल में होते थे, बट उनको भी हटा दिया। बोला कि तुम लोग भी हटो, जो होंगे हम ही सुपीरियर होंगे, बाकी का और कुछ नहीं है, बशर्ते कि उसी रूप में नियुक्त किया गया हो, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ सेना का अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया है तो उसको वहां से क्या किया गया? हटाया नहीं गया। लेकिन अगर वो सिर्फ गवर्नर पद की वजह से वहां पर था ना, उसको हटा दिया गया। उसने बोला कि इन लोगों का मुझे काम नहीं है, जो डिसीजन लेना वो मैं ले लूंगा। तो इसने व्यवस्था की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान दिया जाएगा। लो, अभी तक जो पेमेंट था यहाँ के अधिकारियों का वो तो ब्रिटेन से होता था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो थी वो सैलरी इनको देती थी। लेकिन 1786 के एक्ट के बाद से इसको कहा गया कि नहीं, जितना पैसा हम तुमको दे रहे हैं उतना पैसा तुमको मिल ही नहीं रहा है, तो काहे हम पैसा तुम लोग को भेजें? जब तुम लोग टैक्स और बाकी सारा चीज चोरी करके पेमेंट लिए रहे हो तो जाओ जितने लोग भारत में काम कर रहे हो ना उसका पेमेंट भी भारत से ही लेना, हम नहीं भेजने वाले हैं। यानी इस एक्ट के बाद से ब्रिटेन की सरकार ने वहां से पेमेंट करना वहां के अधिकारियों को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक्स्ट्रा खर्च था, ब्रिटेन की संसद पे एक्स्ट्रा बोझ था। उसने डायरेक्टली कहा कि तुम तो खाते हो इंडिया का, सर्वेंट हो इंडिया में, पैसा इंडिया से मिल रहा है तुम लोग को, टैक्स का जो भी है, तो भाई सैलरी भी वहीं से ले लो, हम तुमको क्यों दें? जितना टैक्स तुमको देना चाहिए उतना तो तुम देते नहीं हो, हम लॉस में चलो तो और लॉस क्यों से हैं? तो 1786 के एक्ट में यह किया गया कि जितने भी पैसे होंगे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो कर्मचारी हैं भारतीय राजस्व से ही उनको सैलरी दिया जाएगा। तो लो, बोझ जो था पहले ब्रिटेन से, अब वो वापस आना बंद हो गया।
इंडिया का पैसा इंडिया में ही यूज होने लगा और बाकी जो पैसे बचते थे वो ब्रिटेन चला जाता था। तो अब यहां से इंडिया का गरीबी और बढ़ गया। ठीक है, पहले तो सिर्फ टैक्स वाले पैसे जाते थे ना, और कुछ पैसा आता भी था तो एक संतुष्टि था कि चलो कुछ पैसे जा रहे तो कुछ आ रहे हैं। अब सारा चीज क्या हो गया, बंद हो गया, और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो उनका पेमेंट अब यहीं से मिलना शुरू हो गया। यानी टोटली भारत को जितना निचोड़ सकते थे इन्होंने निचोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और निचोड़ने के साथ साथ ही सिर्फ निचोड़ा नहीं है, अच्छे से लूटना भी शुरू कर दिया। यानी ऐसे ऐसे कानून अब दिखेंगे, ऐसे ऐसे कृतज्ञ आपको दिखेंगे कि 1857 की क्रांति भी तुरंत होगी, क्योंकि वो जो असंतोष था ना वो अब धीरे धीरे शुरू हो गया। मैंने क्या कहा, कार्नवालिस का जो दौर था वो गोल्डन इरा था ब्रिटिश की सरकार के लिए, हमारे लिए नहीं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसकी रूपरेखा ऐसी बदलती है कि 1857 में जब क्रांति होती है या क्रांति की शुरुआत होती है तो पूरा ब्रिटिश की सरकार जो है इंडिया में, या पूरा ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट वो हिल जाती है। एक समय ऐसा लगता है कि भाई अब तो खत्म, अब और नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारे कुछ इतने शरीफ लोग होते हैं जो क्या बोलते, दगा देते हैं, और हम दगा देते देते हार जाते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं वापस आता हूँ 86 के एक्ट के बाद से, जब चीजें जो हैं और बदलती हैं और एक नया चार्टर, अभी तो पिट्स था, अब चार्टर एक्ट आते हैं, और चार्टर एक्ट के माध्यम से जो कंपनी है वो चीजों को और क्या करती हैं, अपने चेंजेस करते चली जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन चार्टर में ऐसा क्या था, ऐसे क्या क्या चीजें थी जो बदली। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने जो चीज भी पढ़ा उसमें एक चीज गौर करना बच्चों, कि जितने भी कानून बने, जितने भी एक्ट्स आए, उसमें भारत का हित कहीं नहीं था। और भारत का हित ना होने के लिए भी बहुत सारे कारण थे। ठीक है, भारत का हित ना होने के भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का उस समय सिर्फ एक ही एजेंडा था कि भारत को जितना लूट सकते हो लूटो, और अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर लो कि वहां के लोग आंदोलन या फिर बगावत ना कर पाए। तो अगर वो कुछ काम करते भी थे ना भारत के हित के लिए भी, तो उनमें उनका स्वार्थ होता था, और स्वार्थ ऐसा होता था कि चीजें उनकी कंट्रोल से बाहर ना जाए, इस चीज का वो खास ध्यान रखते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे संविधान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे संविधान का आधार है। हमारे भारतवासियों का उस समय सोच जो है उसको इस कानून या फिर सरकार का जो स्ट्रक्चर उस समय था वहां से सोच मिला एक, कि हाँ ऐसा ऐसा कोई चीज होता भी है, शासन ऐसे चलता है, सेना ऐसे काम करती है, प्रशासन ऐसे काम करता है। ये एक ओवरव्यू मिला, जिसकी वजह से जब हमें चैलेंज मिला था तो नेहरू जी ने उसका जवाब भी दिया था। भले वो इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन नेहरू रिपोर्ट से हमने एक तमाचा मार दिया था कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपना कानून बना सकते हैं, जरूरत पड़ा तो हम अपना संविधान भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आगे से करते हुए चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से चीजें थी जिसकी वजह से चीजें बदली और 1813 का चार्टर एक्ट वापस आता है। तो पहला तो मैंने बताया कि 20 साल के लिए एकाधिकार बनाया गया, कंपनी के वाणिज्य का 20 साल का जो एकाधिकार था उसको बढ़ा दिया गया। बहुत अच्छा सर, बढ़ाया तो गया, दो शर्तें भी रखी। किसने? कॉर्नवालिस साहब ने, कि भैया हमको पहला ये शक्ति दे दो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा अगर वो कुछ आम इमली बोलेगा तो हम नहीं सुनेंगे। ठीक है भैया, मत सुनो, हर चीज मत मानो। ठीक है सर, बहुत अच्छा। दूसरा कि हमको सेना का जो सेनापति वाला पद है वो भी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर पाए, तो उसने वो भी किया। साथ ही में ये चीज भी हुआ कि जब
उसने देखा कि भाई गवर्नर वाले जो लोग हैं मद्रास और बंबई वाले वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो डिसीजन लेंगे कैसे। तो उनको बोला गया कि भैया आप इसके पद वाले होंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब आप जरूरी नहीं है तो फिर आप यहां से निकलो। और तो और बंबई और मद्रास में उनका नियंत्रण अच्छे से हो पाए, इसीलिए उनकी शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर के जो कार्नवालिस साहब थे और ब्रिटेन की सरकार थी, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो सही लगा नियंत्रण करने की कोशिशें की। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह भी कह दिया कि अब से सैलरी कहाँ मिलेगा आपको, इंडिया वाले ही देंगे, हमसे मत आना सैलरी लेने, इंडिया में ही तुमको सैलरी समझ लेना, ठीक है। तो आइए 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ते हैं। भारत में कंपनी के व्यापार और एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पहला काम। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। बोला गया कि भैया तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी लूटो, जितना बिजनेस लूट सकते हो करके लूटो। और तो और उनके लिए उनको बहुत सारी रियायतें भी दी गई, जिसको आज के दौर में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदान। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी हटाए गए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि ऐसा क्या चीज हुआ, ऐसा क्या मुसीबत आ गया कि इसको जो है एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। पहले जो एकाधिकार था कि ब्रिटेन की जो सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही सिर्फ व्यापार करेगी, उस चीज को खत्म करने का रीजन क्या था कि अब बोला गया कि भाई ब्रिटेन में जितने लोग हैं अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो इंडिया आ जाए। आखिर ऐसा क्या रीजन होता है कि इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात, कंपनी ने क्या देखा कि ब्रिटिश की सरकार ने, ब्रिटेन पार्लियामेंट ने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना अपना सारा समय व्यापार पे नहीं लगा पा रहा है। जितना भी कोशिश कर रहा है वो कि व्यापार जो है वो हैम्पर ना हो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, बट वो हो नहीं पा रहा था। तब क्या इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अंग्रेज लोग वहां पे जो पहले व्यापारी थे ब्रिटेन में, उनको ऑफर दिया गया कि आप भारतीय जगह पर जा करके व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। यानी वहां पे ब्रिटेन के लोग या ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनको ये बोला गया कि आप भारत में जाकर के व्यापार करो, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगी, ठीक है, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। और कहा गया कि इस कानून में चाय के व्यापार, चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा गया। कहा गया कि आपको धनिया बेचना है, शैम्पू बेचना है, सॉरी शैम्पू नहीं था, धनिया बेचना है, कड़वा तेल बेचना है, मसाला बेचना है, नाव बेचना है, मट्टी बेचना है, बालू बेचना है, सब बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेचो, जंगल पेड़ जो बेचना है सब बेचो, ठीक है। लेकिन हम चाय नहीं बेचने दूंगा, कहें कि चाय हमको बहुत प्रिय है, ठीक है। अगर चाय तुम लोग बेचोगे तो हमको चाय मिलेगा नहीं, और हमको चाय मिलेगा नहीं तो हम काम करेंगे कैसे। तो इसीलिए चाय का जो व्यापार था उस समय चीन के साथ, यानी चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, इसको अपने कंट्रोल में रखा गया। इसीलिए कहीं कहीं पे कहा जाता है कि चाय और चीनी, वो वाला चीनी नहीं जो हम लोग खाते हैं, दिस इज नॉट अ सुगर, दिस इज अ कंटरी। तो ये कंटरी जो था और जो चाय था उसको ये लोग अपने पास रखा, बोला कि ये दोनों को छोड़ के तुमको जो व्यापार करना है तुम करो, हमारी सरकार तुमको सपोर्ट करेगी। क्या करेगी? सपोर्ट। क्या करेगी? सपोर्ट, ठीक है, हर तरीके से। लेकिन अगर तुम लोग चाय और चीनी मांगा तो तुम लोग को पीट के भगा देंगे। इसीलिए सिर्फ बोला गया कि इसको छोड़ दो मेरे लिए, क्योंकि ये हमको बहुत प्रिय है। इस प्रिय के बाद तुमको जो प्रिय है वो तुम प्रिय कर लो और वहां पे व्यापार कर लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां पर याद रखना कि जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन के व्यापारी थे, उनको हर जगह पर क्या नहीं दिया गया? व्यापार करने का छूट, ठीक है।
अगर बोला जाए कि ऐसा क्यों सर, आपने तो बोला कि व्यापार करने का बोला गया, अरे भाई बोला गया, लेकिन ये दो चीज छोड़ करके, चाय और चीनी को छोड़ करके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट उस समय देते थे, सबसे ज्यादा। ठीक है सर, बहुत गलत किया सर, अब हम बिना चाय के कैसे रहेंगे, है ना। चलो चाय बाद में पीना, आगे बढ़ते हैं। इस कानून में भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया। हाँ, उस समय दो भारत था, याद रखना, एक जो डायरेक्टली ब्रिटेन के अंदर काम कर रहा था और एक इनडायरेक्टली ब्रिटेन के साथ काम कर रहा था। काम तो सभी ब्रिटेन के लिए ही कर रहे थे। तो जो ब्रिटिश वाले एरिया थे जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली थी, उनके अंदर जो राजा की प्रभुत्व थी वो यहाँ पर दिखने लगी। ठीक है, कि इनडायरेक्टली बोला गया कि ठीक है आप आगे रहिएगा, आपके पीछे हम शासन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी। लो यहाँ पे धर्मांतरण शुरू हो गया। पहले ही लोग हम लोग को लूट रहा था, अब हम लोग का कल्चर को खत्म करना शुरू कर दिया। यानी कि इस 13 वाले एक्ट के बाद से जो ईसाई मिशनरी थे ना, जिसको चंगाई फंगाई हम लोग बोलते हैं, सॉरी भाई गुस्साना नहीं, तुम लोग भावनाओं को समझो। ईसाई मिशनरी जो थे वो यहाँ पर आकर के व्यापार के अलावा धर्म का खेल खेलने लगे, धर्म का खेल खेलने लगे। मैं किसी भी धर्म को यहाँ पर गलत नहीं बोलूंगा, सारे धर्म का अपना खूबी है और सारे धर्म का हमको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत डिसीजन था कि आप ईसाई मिशनरियों को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि वो अपने धर्म की बड़ाई करके हमारे धर्म को हीन माने और हम उस धर्म को माने। इसके पीछे अंग्रेजों का सिर्फ एक ही मकसद था कि भारत जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं ना, वो भी ब्रिटेन की तरह सोचना शुरू करें, उनका दिमाग भी हम इतना वॉश कर दें कि अगर कल को कुछ हो तो हमें आंदोलन वाला जो डर है ना कि भारत के लोग बगावत करेंगे, वो खत्म हो जाए। और कहीं ना कहीं उनके बौद्धिक विकास को खत्म करना बहुत जरूरी था। यानी ब्रिटेन का जो लोग है, ब्रिटेन के जो लोग जीते हैं, ब्रिटेन के लोग जो खाते हैं, ब्रिटेन के जो लोग पहनते हैं, ब्रिटेन के जो लोग धर्म को मानते हैं, सबसे सुपीरियर वही हैं। और उनको भगवान ने भेजा है हमें क्या, जीना सिखाने के लिए या जीने सिखाने के लिए, ऐसा उस समय माना जाता था, जो कि बिल्कुल गलत था। तो इस चीज का मैं बहुत ही क्या करता हूं, निंदा करता हूं। ये बहुत गलत डिसीजन था, धर्मांतरण बहुत गलत डिसीजन था, लेकिन ये आया 13 वाले एक्ट में, ये भी आया। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिम शिक्षा के प्रचार को भी, लो सिर्फ अभी धर्म का प्रचार नहीं हुआ, मैंने क्या कहा, पूरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसको खत्म कर दिया गया। और ब्रिटेन की सरकार ने यहां के लोगों को अपने हिसाब से तैयार करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और जो भी तरीका उन्होंने अपनाया वो अपनी फायदा के लिए अपनाया, ना कि यहां के लोगों को शिक्षित करने के लिए। तो ये दो स्टेप जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे 1813 में, कि ब्रिटिश ईसाई मिशनरी कब आते हैं, 13 में। किस लिए आते हैं, धर्मांतरण के लिए। कब शिक्षा व्यवस्था को बदला गया, 13 में। क्यों बदला गया, ताकि यहाँ के लोग ब्रिटेन की सरकार की तरह सोचे, बगावत ना करे, अपनी संस्कृति को छोड़ दे, जो कि सरासर क्या था, गलत था। ठीक है, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया। 1813 के कानून में ही यह कहा गया कि भारत की जो स्थानीय सरकार है, प्रांतीय सरकार है, वो वहां के लोगों पर टैक्स लगाएगी। इनडायरेक्टली आप समझना, जो टैक्स था वो बढ़ गया, क्योंकि कॉर्नवालिस साहब ने डायरेक्टली कहा था कि आप मुझे थोड़ी सी आजादी दो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। तो प्रॉफिट तो वो अपने तरीके से कर ही रहे थे, बट इस एक्ट में जब ये कहा गया कि जो लोकल सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, वो भी वहां के सिटीजन्स पर टैक्स लगा सकती है, तो लो रेवेन्यू और हो गया, रेवेन्यू का एक नया रास्ता खुल गया। यानी भारतीयों को लूटने का एक और यहां पर शुरू हो गया। साथ ही साथ जो लोग इसको नहीं देंगे उसको दंड देने का व्यवस्था था। यानी जो ये टैक्स नहीं देंगे उनको अब यहां पर दंडित, यानी जेल भी हो सकता था।
तो भाई दंड के माध्यम से तो कोई भी टैक्स देगा। तो यहाँ पे अपना रेवेन्यू जो था उन्होंने बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के 1813 का एक्ट की कानून की अगर हम बात करेंगे तो आप बच्चों याद रखना, ये वो कानून था जिसने मील का पत्थर में एक और कील ठोक दिया। इनके ये जो 2 स्टेप्स थे इनकी वजह से, ठीक है। इसमें भारत के लिए कुछ भी नहीं था, बर्बादी का ही सब चीज था इसमें। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज यहां पर देखा गया कि जो व्यापार का एकाधिकार था ना, उसको समाप्त किया गया। ब्रिटेन के लोगों को इंस्पायर किया गया या उनको अनुदान दिया गया, यानी हर वो चीज दिया गया कि वो यहां पर आकर के व्यापार करें। और इनडायरेक्टली वो व्यापार जब होगा तो वो व्यापार पैसा कहां जाएगा? ब्रिटेन की सरकार के पास। तो वो जो पैसा है वो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, और इनका जो माथा टेंशन होता है व्यापार का वो भी कम हो जाएगा, और ये सारा ध्यान अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पर लगा सकते हैं। तो इन्होंने सिर्फ चीनी और चाय को बोला कि इसको छोड़ दो, बाकी तुमको जो करना है तुम करो, मेरा फुल सपोर्ट है। क्या है? मेरा पूरा सपोर्ट है। तो इन्होंने ऐसा किया, ठीक है, ऐसा इन्होंने किया। और आने वाले जो एक्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें और भी शासनिक नियंत्रण को क्या किया गया? कठोर किया गया, ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चन कि कंपनी का एकाधिकार कब खत्म किया गया? 1813 में। भारत व्यापार में या भारतीय व्यापार में अंग्रेज की जो व्यापारिक कंपनियां थी या जो नॉर्मल लोग थे उनको बुलाया गया। किस चीज की उनको मनाही थी? यानी एकाधिकार अभी किस पे बना हुआ था? चाय और चीनी पर। साथ ही साथ ईसाई मिशनरी कब आते हैं? तो 1813 में। शिक्षा व्यवस्था में कब बदलाव होता है? 1813 में। भारत की सरकार यानी स्थानीय सरकार को कब कहा जाता है कि आप वहां के नागरिकों पर टैक्स लगाएं? 1813 में। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको दंड मिलेगा कब? 1813 में। तो ये 5 बातें जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यहां से याद रखना, ठीक है। और अब किस तरह का बदलाव होता है आगे, हम उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मस्ती में खाते पीते रहो, लेकिन पॉजिटिव हमेशा पढ़ते रहो। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो आप उन लाखों लोगों से पीछे हो जाओगे 2000 की सीट में कि आपको वो नौकरी दूर हो जाएगी। तो ऐसा काम मत करो, पढ़ते रहो। तो बच्चों अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी पॉलिटी में, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और ज्यादा वक्त आपका नहीं बर्बाद करूंगा, मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि आप उस दौर पे हो जहां पे अगर आपको अपनी लाइफ बनानी होगी ना तो आप बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कर रहे होगे। अदरवाइज फॉर्म भरने वाले लाखों लोग हैं, निकलेंगे सिर्फ 2000। तो वो 2000 होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो 2000 एक्सेप्शन केस होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप वो एक्सेप्शन केस वाले हो और सिलेक्शन आप ले पाओ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, हमने जो इससे पहले एक्ट्स पढ़े थे उसके बाद यानी 1833 के एक्ट से अब अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हमने जाना था कि कॉर्नवालिस ने आने के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज वाले जो व्यापारी थे उनको क्या क्या अधिकार दिए, कैसे कैसे उनको मतलब मनाया गया कि वो आकर के भारत में ट्रेड करें चाय और चीनी को छोड़ करके। साथ ही साथ वहां की जो लोकल सरकार थी उसको ये अधिकार दिया गया कि वो टैक्स लगा सके सिटीजन्स पर। और ईसाई मिशनरियों का भारत आना और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, ये सबसे बड़ी जो है बदलाव हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब ज्यादा समय को ना खींचते हुए 1833 का चार्टर एक्ट की शुरुआत हम करते हैं, जिसकी कुछ ये मतलब एक केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। यानी भारत की शासन व्यवस्था में पहले जो शासन केंद्रीय व्यवस्था में थी उसमें जरूर कुछ ना कुछ लूप्स होल थे। उसको और सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये जो एक्ट था 1833 का मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस इसमें लिए गए। वो डिसीजंस क्या थे अब समझना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले जो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे, जिसमें तीनों प्रेसिडेंसियां आती थी, उनको वहां से नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां मिला दिया गया। कर्नवालिस साहब ने क्या कहा था कि मुझे इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे डिसीजंस नहीं मानने हैं, इसका भी आजादी दो, साथ ही साथ जो सेना की शक्ति है वो भी मुझे दो। तो उनकी बात को कंटिन्यू करके क्या किया गया कि भैया तुम बंगाल का गवर्नर अब नहीं रहोगे, तुमको जाओ हम भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं। तो बंगाल का गवर्नर इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन गवर्नर, भारत का गवर्नर, ठीक है। और नागरिक से रिलेटेड या सेना से रिलेटेड जितनी भी शक्तियां थी वो कहां चली गई, भारत के गवर्नर के अंदर। यानी ये सबसे ज्यादा सुप्रीम हो गया पावर के मामले में। और इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया, ठीक है। यानी ये एक ऐसा अध्यादेश हुआ, एक ऐसा अधिनियम हुआ जिसने जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल नाम हटा करके भारत का गवर्नर जनरल किया तो एक बहुत बड़ा संदेश लोगों को गया, क्या कि जिस सरकार का निर्माण पहले अलग अलग प्रांतों के हिसाब से था और बंगाल से उसका क्या होता था, नियंत्रण होता था, अब पूरे ब्रिटिश कब्जे वाले भारत पर सिर्फ एक भारतीय क्षेत्र का नियंत्रण होगा। और उसको क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल। और वो अच्छे से अपना काम कर सके, डिसीजंस ले सके, इसीलिए नागरिक से लेकर के जितने भी सैन्य का अधिकार था उसको दिया गया ताकि समय समय पर वो उसका उपयोग अपने हिसाब से कर सके, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जी हाँ, वही व्यक्ति जिसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्या बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। साथ ही साथ मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियां से वंचित कर दिया गया। यानी विधायिका का मतलब क्या था, वहां पे कौन सी सरकार कैसे काम करेगी, ठीक है, वो वहां की प्रांतों के हिसाब से होता था, गवर्नर के जो प्रांत होते थे। लेकिन अब उस चीज को भी यहां पर खत्म कर दिया गया, पॉलिटिकल जो शक्तियां थी उनकी वापस ले ली गई और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के लिए जितने अधिकार थे उससे भी ज्यादा अधिकार दे दिए गए। यानी सिंपल समझ लो, पॉलिटिकल सिस्टम और फोर्स यानी जो पावर था वो सारा अब किसको दे दिया गया था, वन मैन आर्मी, इंडियन गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया ताकि वो जब काम करना शुरू करे, वो जब अपना शासन शुरू करे तो उसके पास वो तमाम शक्तियां हो ताकि वो डिसीजंस ले सके। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका यहां पर काम ना के बराबर कर दिया गया। यानी एक ऐसा पर्सन बनाया गया, एक ऐसा पद बनाया गया जो उस पद पर बैठे तो वो भारत का सर्वोपरि हो, भारत के जो डिसीजंस हो वो आसानी से ले सके और उसके जो डिसीजंस है पूरे भारत जहां पर ब्रिटेन का शासन है वहां पर जा सके, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्टेप था। तो याद रखना 1833 के एक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्टेप क्या था, तो बाबू सबसे बड़ा स्टेप था 33 के एक्ट का कि बंगाल का गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या किया गया, बनाया गया। याद रखना क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हुआ, पहला चीज। दूसरा, जितने भी पॉलिटिकल शक्तियां उनकी उम्मीद से ज्यादा इनको दिया गया। साथ ही साथ मद्रास
और बंबई की जो विधायिका शक्ति थी उसको यहां से छीन लिया गया और वो कहां दे दिया गया, तो भारत के गवर्नर जनरल। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड बेंटिंग साहब। लॉर्ड बेंटिंग साहब पहले भारत के गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हुआ इसका वो ये कि पहली बार ब्रिटिश भारत में, पूरे भारत में, ब्रिटिश भारत में, पूरे भारत में एक केंद्रीय शक्ति का निर्माण। और कहीं ना कहीं ये डिसीजंस ऐसे थे जो आने वाले समय में पूरे भारत का राजनीतिक समीकरण बदलने वाले थे। और एक बंदा जब इतना सशक्त हो गया कि वो चीजों को अपने हिसाब से हैंडल कर पाए, तब जो डिसीजंस थे वो बहुत जल्दी से लिए जा सके, ठीक है, लिए जा सके। तो 1833 की जो मेन बातें थी वो मैंने आपको समझाया और मैं आपको उस पर्सन को दिखाना चाहूंगा। ये है हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल, कौन, विलियम बेंटिंग साहब। विलियम बेंटिंग साहब ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा जैसी चीजों को खत्म किया। सती प्रथा आपको पता ही है कि क्या था, कि जब किसी शादीशुदा औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी उसके साथ क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। उस प्रथा को इन्होंने खत्म किया। और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपने चीजों को पॉलिटिकली ही इस चीज अभी संभालना है, ठीक है। तो आइए इसमें और क्या क्या चीजें डाली गई थी उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक नियामक कानून बनाया गया और एक नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी इसके अंतर्गत जो पहले बनाए गए कानून थे ना, जितने भी कानून थे पहले, उसके बाद अब जो नए कानून बनेंगे ना उसको क्या कहा गया कि एक्ट होंगे ये, ठीक है। पहले वाले जो कानून थे वो तो हैं, बट अब जितने भी कानून बनेंगे वो सारे क्या होंगे, एक्ट्स होंगे। और ये कानून आने वाले समय के लिए, मैं फिर से बोलूंगा, आने वाले समय के लिए सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, भारत की उम्मीद से भी ज्यादा परेशानी वाले सबक होने वाले थे, क्योंकि इनके जो डिसीजंस होते थे वो हम भारतीयों के लिए कम, ब्रिटेन के लिए ज्यादा होते थे, ठीक है। ब्रिटेन के लिए क्या होते थे, ज्यादा होते थे। और यही वो दौर था जब हम धीरे धीरे 1857 की क्रांति की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के मेन कारण क्या थे, असंतोष, व्याप्त असंतोष, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो राजस्व से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, चाहे एक नॉर्मल जमींदार का हो, कोई भी व्यक्ति इससे खुश नहीं था। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाले एक्ट में हमने क्या पढ़ा कि प्रशासन का जो अधिकार था टैक्स का वो स्थानीय लेवल पर बनाया गया। स्थानीय लेवल पे बनाने का मतलब क्या था, स्थानीय लेवल पे बनाने का मतलब यह था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स हम ले सकें। और जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स होता है और जब दंड का प्रावधान होता है तो लोग जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता उनको भी न चाहते हुए भी टैक्स देना पड़ता है। और जब एक गरीब टैक्स नहीं दे पाता था तो उनकी भूमियां उनसे छीन ली जाती थी। जो जमींदार टैक्स नहीं वसूल पाता था उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। जो सेना में भर्ती लोग वहां की सरकार के कानूनों को नहीं मानते थे उनको सेना से बर्खास्त कर दिया जाता था, उनको सजाएं होती थी। इन सारे कारणों से आने वाले समय में एक व्याप्त भ्रष्टाचार हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, याद रखना, एक व्याप्त भ्रष्टाचार हमको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम एक बार फिर से वापस पढ़ते हैं कि ऐसा आखिर क्या क्या चीज था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, ठीक है। और एनीवेज थोड़ा सा रुक जाना, बोर्ड थोड़ा सा एडजस्ट करने में आई थिंक थोड़ा सा समय लग रहा है। जस्ट वेट, मैं बोर्ड को थोड़ा एडजस्ट कर ही देता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। लोग ईस्ट इंडिया जो व्यापार करने के लिए आया था अब वो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जाना जाने लगा। व्यापारिक जो हस्तक्षेप थे उसको खत्म कर दिया गया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार के लिए नहीं जानी जाएगी, वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जाएगी। और यहाँ पर एक प्रशासनिक निकाय
बनाया गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जाना जाएगा, पार्टी नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जाना जाएगा। क्योंकि सारे ट्रेड तो पहले बोला गया कि अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, अब जो बचा खुचा चाय और चीनी था वो भी अब यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। यानी चाय और चीनी भी दे दिया जाएगा कि जाओ तुम लोग करो तुम लोग व्यापार, अब हम लोग यहाँ सिर्फ शासन करेंगे। तो इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले जो क्षेत्र थे ना, वहां पर जितने भी क्षेत्र थे उसमें उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रखा गया। अब यहाँ पे उत्तराधिकारी कौन थे? तो ऐसे लोग या ऐसे राजा जिन्होंने पहले ही गुलामी स्वीकार कर ली थी, ठीक है, वो इतने ऑनेस्ट हो गए थे कि ब्रिटेन की सरकार को अब लगने लगा कि इनके अंदर रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुलाम हो चुके हैं और हमारे लिए क्या है, ऑनेस्ट है। इसीलिए कहा गया कि ठीक है, ट्रेड वाला जो चीज है उसको छोड़ दो, बाकी जो सारी चीजें हैं वो उनके कब्जे में ही रहने दो। क्यों? क्योंकि कुछ होने वाला है नहीं। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा मैंने क्या कहा, सिविल सेवकों के चयन के लिए एक ओपन एग्जाम, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है तुम्हारे एग्जाम के लिए। 1833 का एक्ट था जिसमें सिविल सेवा या सिविल सर्विस के लिए ओपन एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई और इसमें कहा गया कि भारतीय को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय इतने काबिल हो कि आप सर्वेंट बन के काम कर सकते हो सिविल पीसीएस में, तो आ जाओ, स्वागत है, हम आपके लिए एग्जाम ओपन कर रहे हैं। अगर आपने इस एग्जाम को निकाला तो फिर आप यहां पर पद पे आके अपना काम कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति हुए, हमारे सुभाष चंद्र बोस भी थे, प्लस और भी लोग थे, ठीक है, जिन्होंने ये काम किया, इवन एग्जाम भी क्वालिफाई किया, बट उन्होंने कभी सर्विस नहीं किया। और जिन लोगों ने सर्विस किया वो गांधी जी के बहकावे में आके बेचारे बेरोजगार हो गए, ठीक है। वो एक आंदोलन था, बेरोजगार वाला आंदोलन नहीं समझना वो एक नॉर्मल आंदोलन था जो कि उस समय के दौर के लिए था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सिविल सर्विस की शुरुआत, सिविल सर्विस की शुरुआत। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था उस समय इंडिया में नहीं होता था। इसके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ। इसके लिए भी आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता था ब्रिटेन, तो वो भी एक अलग था। यानी दिस इज नॉट अ कप ऑफ एवरीवन, ये सबके बस की बात नहीं थी। यानी उन्होंने ये तो बोल दिया कि अगर इतने काबिल हो तो आ जाओ सत्ता में, संभाल लो, कर लो जो करना है। तो भैया एक बात हमको ये बताओ कि जहां पे हम लोग नाव से पहले जाते थे वहां पे इंडिया कहाँ, अब ब्रिटेन कहाँ, पहुंचने में कितना दिन लग जाएगा? अब बताओ, कोई नया आदमी होगा, बिल्कुल झारखंड सरकार वाला हाल है कि 2017 में वैकेंसी दिए और 23 में परीक्षा लेंगे, बिल्कुल इससे भी ज्यादा वाला गैप होता था। यानी एक इंडिया यहाँ और एक ब्रिटेन वहां, कहाँ कहाँ कैसे मैनेज होगा? तो ये सबके बस की बात नहीं थी कि हर कोई जाकर के सिविल पीसीएस का एग्जाम दे दे, लेकिन हुआ, अच्छी बात है। यहाँ पे चीजें और बदली, जो अध्यादेश आए, जो भी एक्ट्स आए, उनमें काफी सारे व्यापक सुधार हुए और उन्हीं का जो दौर है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो हम एक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की बू दिखेगी, ठीक है। तो अगर इस कानून की हम बात करेंगे तो बस इतना ही याद रखना कि इससे पहले जितने भी कानून बने थे उसको नियामक कानून माना गया, यानी उसको नियमित किया गया, और अब जो भी कानून बनेंगे उसको एक्ट कहा गया, पहला चीज। दूसरा चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको अब क्या किया गया, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि व्यापारिक अधिकार के तौर पे अब हम नहीं जाने जाएंगे, अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले व्यापारिक अधिकार में आती थी, अब उसने क्या किया, प्रशासनिक चीजों को देखना शुरू किया, ठीक है। यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको देखना शुरू किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो गई यहां पर राजनीतिकरण में। और उसने इससे पहले क्या किया था, तो अंग्रेज जो व्यापारी थे उनको बोला गया कि बच्चों तुम लोग भी आ जाओ और भारत में व्यापार करना शुरू करो। इसके लिए अनुदान भी दिया और सिर्फ उस समय टर्म्स एंड कंडीशन ये रखा था कि चाय और चीनी मेरे लिए छोड़ दो, जो कि यहां पर आकर के खत्म हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में है, क्योंकि यहां पर एक नया पद बना था, वो था भारत का गवर्नर जनरल,
और ये भारत का गवर्नर जनरल सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं था, ये एक आईना था। क्या कि एक ऐसे भारत जो कि ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जा रहा है, वहां पर एक केंद्र की सरकार या एक केंद्र में ऐसा शासक बैठे, एक केंद्र में ऐसा अधिकारी बैठे जो डिसीजन पॉलिटिकल फोर्सफुली या सारी चीजों को ले सके। यानी उसको इतना पावरफुल बनाया गया इस एक्ट के माध्यम से कि उसको कोई भी डिसीजन अगर लेना है सिविल से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, तो उसको ब्रिटेन ना जाना पड़े। ठीक है, वो इंस्टेंटली यहां पर डिसीजन लेकर के सारी चीजों को हैंडल कर सके। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि 1857 से पहले का जो दौर था, चीजें इतनी जल्दी बदल रही थी कि अगर एक डिसीजन लेने के लिए, उसका अथॉरिटी लेने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता तो पता चलता भारत आजाद हो जाता। इसीलिए क्यों? क्योंकि गैप बहुत था। एक नाव से ब्रिटेन जाकर के वापस आना एक नॉर्मल से डिसीजन के लिए, फोन वगैरह तो था नहीं, बहुत मुश्किल काम था। तो ये चीज अंग्रेज जानते थे। इसीलिए जब 33 का एक्ट लाया तो उन्होंने इन सारी चीजों को क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इससे पहले देख लिया था कि एक ऐसा सशक्त आदमी यहां पर बैठाना होगा जो कि प्रांतों पर क्या करे, शासन ना करे, बल्कि एक सेंट्रलाइज शासन करे। ठीक है, तो उसी का यहां पर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड बेंटिंग साहब आते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक अधिपत्य दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है ताकि वो अच्छे से यहां पर शासन कर सके। तो ओवरऑल ये बातें थी, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि ओपन एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज इज हेल्ड ऑन द एक्ट ऑफ 1833। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, याद रखना। और दूसरा कि भारत के गवर्नर जनरल का पद कब बना था, तो याद रखना बच्चों, एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, दिस इज द 2 and 3 मेजर की पॉइंट्स। ओके, तो अब आगे वाली जो है हम देखते हैं कि आगे क्या क्या एक्ट्स हैं उसके बाद। ठीक है, तो बच्चों हमने इससे पहले 1833 वाले एक्ट जो थे उसकी बात हमने की। अब जो हमारे सामने अगला एक्ट आ रहा है वो 1853 का है। ठीक है, या बोल सकते हैं ये एक तरह का बॉम्ब जो 1857 में फटता है। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था इस चार्टर अधिनियम में कि लोग भड़के और एक पहली स्वतंत्रता की जो क्रांति थी वो 1857 में आती है। मैं फिर से बता दूं, दिस इज नॉट अ क्लास फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल क्लास है, बट चीजें जो है क्योंकि इतिहास से जुड़ी हुई है इसलिए मैं हल्का हल्का उनको टच करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो कानून बना उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था और आगे चल करके वो कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आइए। सो ये वो दौर था 1858 का जब भारतीय प्रदेशों को ऐसे कानून के साथ बांधा गया जहां पर लोकल गवर्नेंस और उसके ऊपर एक अधिकारी जो कि भारत का गवर्नर जनरल, उसके बीच में बहुत सारे अधिकारी। ठीक है, यानी सबका जो शासन था करने का वो बिल्कुल बदल चुका था। ठीक है, अब इस भारत में या बोले भारतीय प्रदेशों में संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। यानी किसको? कंपनी को। यानी कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया कि वो भारत के अधिकार को, ठीक है, भारत के अधिकार को, यहां पे संसद का मतलब है काउंसिल। कौन सा काउंसिल? तो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके अधीन तब तक रखने की अनुमति दी गई है जब तक कि वो चाहे। दूसरा, गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त करते हुए वहां के शासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। जिस प्रकार से आप आज दिल्ली में देखते हो ना कि केंद्र शासन यानी केंद्र शासित प्रदेश, बट वहां पे मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री के अलावा एक वहां पर पद है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिसको एलटी गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, राज्यपाल की तरह जो काम करते हैं। तो वैसा ही पद बंगाल के गवर्नर के लिए बनाया गया। यानी पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको शासन से मुक्त किया गया और वहां के गवर्नर जनरल को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। यानी इनडायरेक्टली शासन कहां पर? बंगाल में शुरू किया गया। गवर्नर जनरल की जो विधायी और कार्यपालिका शक्ति था उसको बांटा गया और गवर्नर जनरल की परिषद से उसको अलग करके विधान परिषद में रखा गया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल का विधायी शक्ति था
उसको अलग किया गया कार्यपालिका वाली शक्ति से। ठीक है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम को जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर जो गवर्नर जनरल का परिषद था उसको वहां से अलग करके एक नया विधान परिषद बनाया गया जो कि विधायिका से रिलेटेड यानी पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड कामों को करता था। ठीक है, यानी यहां पर शक्तियों का फिर से बंटवारा हुआ। ठीक है, साथ ही साथ कर्मचारियों की जितनी नियुक्ति होती थी वो प्रतियोगिता परीक्षा से की गई। इससे पहले हमने पढ़ा ना कि 1833 में सिविल सर्विसेज ओपन एग्जामिनेशन की शुरुआत होती है और कंपनी ये कहती है कि हमें योग्य पद वाले व्यक्ति चाहिए, इसीलिए हमने एक ओपन कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत की है। जो उपयुक्त होंगे इस पद के लिए वो यहां पर आएंगे। यानी कि अंग्रेज सरकार जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी एक अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति में, वो अगर भारत में मिल गया तो वो आधा हो जाता। तो भारत में कुशल लोग अगर उसको मिल रहे हैं जो कि अंग्रेज सरकार के लिए काम करेगा तो उसके दो फायदे। पहला कि भारत का जड़ या भारत का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, यहाँ के लोगों की सोच से लेकर के, यहाँ के लोगों का परिवेश से लेकर के, यहाँ की शासनिक परिवेश, उनसे बेटर कोई नहीं जानता। तो ये चीज उनको मिलता। दूसरा, उनको भारत में ही ऑनेस्ट आदमी मिल रहा है जो उनके लिए काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ के अधिकारी भारतीय होंगे जो ब्रिटेन के लिए काम करेंगे तो हस्तक्षेप कम होगा, जो कानून और बाकी सारी चीजें बनेंगी वो और अच्छे से बनेंगी, और जो टकराव हो रहा था वो टकराव कम होगा। इसीलिए ये एक शुरुआत किया गया था ताकि कंपनी को एक योग्य अधिकारी मिले। ठीक है, साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल का निदेशक मंडल था या डायरेक्टर था उसमें उनके पदों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दिया गया। ठीक है, यानी जो उनके कमिटी में पहले 24 लोग थे उसको कम करके अब कितना कर दिया गया? 6। ठीक है, सॉरी 6 सदस्य कम करके 18 कर दिया गया। ठीक है, और इसमें जो नियुक्ति का अधिकार था वो ब्रिटेन क्राउन के पास था। यानी लेफ्ट जो आपके गवर्नर जनरल थे उसमें उनकी कमेटी में जितने भी लोग आते थे उसकी नियुक्ति कहां से होती थी? याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहां से होती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से नियुक्त कर देगा, नहीं। गवर्नर जनरल जो भारत का था उसमें जो 24 लोगों की कार्यकारिणी परिषद थी, जिससे सारे नीति निर्देशक सारी चीजें होती थी कि नीति कैसे बनेगा, काम कैसे होगा, सारा चीज उसमें जो लोग होते थे, जहां पर बोर्ड के आधार पर जो होता था कानून वो पास किया जाता था, वो कहां से होते थे उसमें नियुक्ति लोगों की? तो याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, साथ ही साथ निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता भी कौन निर्धारित करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो निदेशक मंडल में जाएंगे, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगा, ये सारा चीज कहां से डिसाइड होता था? तो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, तो एक चीज ये था। दूसरी चीज की विधि आयोग को खत्म करके एक लॉ कमीशन बनाया गया जिसको इंग्लिश लॉ कमीशन कहा गया। अब ये विधि आयोग क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब 74 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है तो वहां पे सबसे बड़ा जो डर था वो टकराव था। और वो टकराव किस चीज को लेकर के था कि भैया मुस्लिम आया तो उसको कैसे सजा दें, और अगर हिंदू आया तो उसको कैसे सजा दें। तब डिफाइन किया गया 81 में कि हाँ, जो हिंदू होगा उसको उसके रिलीजियस हिसाब से दिया जाएगा, जो मुस्लिम होगा उसको उसके रिलीजियस हिसाब से दिया जाएगा, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तब वहां पे एक विधि आयोग का स्थापना किया गया था जो इन सारी चीजों को देख रहा था और उसको रिपोर्ट देना था। ठीक है, तो उसको क्या किया गया? खत्म करके इंग्लिश लॉ कमीशन बनाया गया, और इसी कमीशन ने भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग अब आईपीसी के नाम से जानते हैं और सीआरपीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको बनाया। इसी इंग्लिश लॉ कमीशन ने बनाया, और तब जाकर के सारे कानून जो थे वो रिलीजन के आधार पे से हट करके इन आईपीसी और सीआरपीसी पे आ गया, और इनके हिसाब से उनको सजा मिलनी शुरू हुई। तो ठीक है, यहां से हमने क्या जाना कि
जो बंगाल का गवर्नर था उसको मुक्त करके वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पद बनाया गया। दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका शक्ति को हटाया गया, कहा, गवर्नर जनरल के पद से। वहां पे दो परिषद जो थी वो बनाई गई, एक था गवर्नर जनरल का परिषद जो कि विधायिका से रिलेटेड चीजों को नहीं देखता था, वो शक्तियों से रिलेटेड चीजों को देखता था, और एक विधान परिषद बनाया गया जो कि इनकी शक्तियों को देखता था, विधायिका से रिलेटेड जितनी शक्तियां होती थी। दूसरा, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक ओपन प्रतियोगिता की परीक्षा, और निदेशक मंडल में 24 सदस्य से घटा करके 18 कर दिया गया। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करता था, इसकी योग्यता ब्रिटिश क्राउन जो था वो डिसाइड करता था, और आईपीसी जो था, सीआरपीसी जो था, इंग्लिश लॉ कमीशन के बाद यहां पर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये था 1853 का मेन बात। यहां से आप लोग 4 बात याद रखना कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको कब मुक्त किया गया और उसके बाद क्या बना, फिर विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग किया गया, तो उसके बाद एक नया जो पद परिषद बना वो क्या था, कर्मचारियों के लिए ओपन परीक्षा की शुरुआत जो की गई वो, तीसरा, निदेशक मंडल में पदों की संख्या कितनी से कितनी घटाई गई, और चौथा, इंग्लिश लॉ कमीशन क्या था। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो अब आगे। अब आता है 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत शासन अधिनियम, और इससे पहले ये टर्म यूज नहीं हुआ था। तो भैया क्या हो गया, 1857 की क्रांति बीच में हो जाती है, जहां पे जितने भी कानून अभी तक बने थे उनकी कमियां सामने आ जाती हैं कि कैसे कैसे कानून थे जिसकी वजह से असंतोष फैलता है, यहाँ के लोग बगावत करते हैं और चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था वो आता है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम की मुख्य मुख्य बातें हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी डीपली अगर आपको पढ़ना तो आपके हिस्ट्री क्लास में आप पढ़ लेना कि 1857 के क्रांति के क्या क्या कारण थे, उसके बाद क्या क्या चीजें बदली और कैसे कैसे शासन आगे बढ़ा। चलिए, 1857 की क्रांति ने 1857 की क्रांति ने कंपनी के शासन के असंतोष नीतियों को उजागर कर दिया, यानी सारा जो फेलियर था वो सामने आ चुका था। ठीक है, ब्रिटिश संसद को कंपनी के पद से हटाने का मौका मिल गया, और इस अधिनियम द्वारा जो है मेन प्रावधान किए गए, यानी जो ब्रिटिश संसद थी ना उसमें जो कंपनी में जो पद वाले लोग थे उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली बोला तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग को बोला गया भारत में शासन करने, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, कचरा फैला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें क्या किया गया, चेंज किया गया। अब क्या किया गया कि भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यानी अब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन नहीं करेगी, यहाँ पे ब्रिटिश प्रशासन यानी ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा, पहला। दूसरा, भारत राज्य सचिव को यहां पर नियुक्त किया गया जो कि मंत्री होता था, कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो भारत की चीजों को देखता था, यानी वहां पर एक मंत्री पद बनाया गया भारत मंत्री के नाम से, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत में शासन से संबंधित सभी कानून और कार्रवाइयां भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य है, यानी भारत मंत्री या भारत सचिव जो पद था उसके काम करने के लिए 15 सदस्य के लोगों की नियुक्ति की गई, और इनका यह काम था कि अब आने वाले समय में भारत में कैसा शासन होगा, भारत में कैसे काम होगा, भारत में एक एक चीज देखना। ठीक है, यहां पे जो चीज है सारा इनके ऊपर डाल दिया गया, और सारी चीजें भारत में जो होने वाली हैं उसमें भारत सचिव की अनिवार्यता जो है, जब तक वो हाँ नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं होगा, ये कंफर्म किया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि हो गया और उसे वायसराय की उपाधि दी गई। लो, पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया और उसको अब वायसराय बोला गया। गवर्नर जनरल का जो नाम था पद का वो बदल गया, अब वो क्या हो गया, वायसराय हो गया। और अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता के द्वारा नियुक्ति की जाने लगी। अखिल भारतीय सेवाएं और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी मामले थे
वो भारत सचिव या उनकी परिषद देखती थी, और वो जो कानून बनाती थी वो वायसराय को इंप्लीमेंट करवाना पड़ता था, यानी ये बाध्य थे, अपने हिसाब से ये कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है। और भारत राज्य सचिव जो था एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया, जिस पर इंग्लैंड और भारत में दावा किया जा सकता था। यानी अगर वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं मान रहे तो आप इंग्लैंड जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इनकी बातों को रख सकते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस चीज को डिसाइड करेगी कि ये चीज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर 1858 की क्रांति की बात करें तो सबसे बड़ी बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर शासन ले लेता है। ठीक है। यानी अब ब्रिटेन की सरकार सीधा सीधा भारत में शासन करने लगी। अच्छा, दूसरा, भारत राज्य सचिव या मंत्री, भारत मंत्री भी बोलते हैं इस पद को, यहाँ पे एक नया पद बनाया गया जिसके लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जो कि भारत परिषद कहलाया, और उसको इतना सुदृढ़ बनाया गया कि जितने भी कानून और कार्रवाइयां भारत से रिलेटेड होती थी वो डिसीजन कौन लेता था? भारत सचिव। अगर वायसराय या फिर वहां के लोग कुछ डिसीजन लेते हैं, मतलब लोग का मतलब है वहां पर नियुक्त अधिकारी, ठीक है, तो वो यहाँ पे इनकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरा चीज कि सिविल सेवा में जो अनुबंध वाला होता था कॉन्ट्रैक्चुअल, उसको खत्म करके प्रतियोगिता द्वारा जो लोग आते थे उनको नियुक्ति के लिए यहाँ पर क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। दूसरा, जितने भी भारतीय सेवाएं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और बाकी सारे मामले होते थे उन पर अधिकार जो था वो भारत राज्य सचिव का हो गया, और भारत राज्य सचिव का जो परिषद था उसको एक निगम निकाय घोषित किया गया, जिसपे अगर आपको आपत्ति है तो आप इंग्लैंड या भारत में जाकर के उस चीजों को क्या कर सकते थे? ऑब्जेक्शन, या फिर उसको जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको मान सकते थे, या फिर वहां पर जाकर के एक याचिका दायर कर सकते थे कि हाँ ये चीज हुआ है तो ये गलत है। कहां पर? कलकत्ता में नहीं, ब्रिटेन में जाकर के। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो सत्ता का हस्तांतरण था वो कहां पे वो चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहां चला गया? इंग्लैंड। यानी आपको जो शासन था वो पहले घर से होता था, अब ये पड़ोसी वाले घर से होने लगा। तो बच्चों, अब इसके बाद जो बचे हैं अध्यादेश 1935 तक का अगले कोशिश रहेगा अगले क्लास में खत्म करने का। 1909 और 1919 के अलावा जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, पॉलिटिक्स हो या फिर बाकी सारी चीजें भी, क्योंकि अगर आपको 2000 में एक सीट लेना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर वेरी केयरफुल। एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटा और वो क्वेश्चन अगर इजी हुआ तो वो आपको लाखों की भीड़ में पीछे कर देगा। यानी आपका एक क्वेश्चन वो छूटना चाहिए जो किसी से नहीं बना, अदरवाइज आपको अभी से कोशिश करना है 150 में कम से कम 150 अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, ताकि जब आप वहां से निकलो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे पास एक सीट है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ोगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए 1858 की अध्यादेश तक ही हम चीजों को रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।